हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग जैकबोर्ड क्लास 10 का सेट नंबर 3 स्टडी करेंगे। इससे पहले मैंने आपको सेट 1 और 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन दिया है। आज देखो बच्चों, सेट 3 में क्या कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में कि 156 का जो है आपको अभाज्य गुणनखंड लिखना है। बच्चों यहाँ में हमसे प्राइम फैक्टराइजेशन पूछा जा रहा है। देखो हर सेट में ये क्वेश्चन कॉमन आ रहा है ना, फर्स्ट वाला प्राइम फैक्टराइजेशन। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन। बच्चों प्राइम नंबर मैंने आपको बताया द नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, और सबसे छोटा प्राइम नंबर जो होते हैं 2 होते हैं, 1 प्राइम नंबर नहीं होते हैं। ये चीज को दिमाग में रखना है। तो हम सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, फिर 2 3 जा 6 एंड 2 9 जा 18, फिर 3 1 जा 3 3 जा। तो देखो 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 into 3 into 13 लिख सकते हो। ओके, जैसे 2 3 5 7 11 13 ये सब क्या है, प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, तो देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। 2 into 2 into 3 into 13 कोई ऑप्शन दिख रहा है तो ऑप्शन डी बच्चों करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में देखो कह रहा है 96 एंड 404 का महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक बच्चों एचसीएफ को कहते हैं। तो एचसीएफ दिया है, तो हमसे पूछ रहा है लघुत्तम समापवर्तक ये दोनों संख्या का 96 एंड 404 का क्या होगा। बोले तो एलसीएम पूछ रहा है। तो बच्चों प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स जो होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, जो भी दो नंबर्स दिए रहेंगे उनका आप प्रोडक्ट निकालोगे तो एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर होता है। तो स्वाभाविक हमसे एलसीएम पूछ रहा है, तो आप प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ले लो और अपॉन क्या कर दो, एचसीएफ कर दो। ठीक है, अब देख लो प्रोडक्ट दिया, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कहने का मतलब दो नंबर ले लो उसका प्रोडक्ट निकालो 96 एंड 404, और एचसीएफ कितना दिया है, देखो एचसीएफ मेरा बच्चों 4 दिया है। तो बस इसको क्या करो ना, डिवाइड कर दो। तो देखो 2 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16। तो 24 को 404 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। नहीं तो 404 को आप 24 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 2 4 जा 8, 0 2 4 जा 8, 9 6 8 1 9, 9 6 9 6। देखो तो दिया है कोई ऑप्शन 9 6 9 6, यहाँ पे भी ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर डी हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो। 3 में कह रहा है कि 12 15 और 21 का एलसीएम निकालो। 12 15 एंड 21 का एलसीएम। तो देखो सिंपली हम लोग एलसीएम निकालेंगे। जैसे देखो 3 से कट जाएगा ना, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21। अब तो किसी भी डिजिट से ये कटने वाला नहीं है, तो एलसीएम डायरेक्ट ले लो। 3 into 4 into 5 into 7। तो देखो 4 3 जा 12 और 7 बचे 35। तो 35 साढ़े 300 हो गया और 70 420। ठीक है, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया तो 420 आ गया। तो 35 10 जा 350 और 35 2 जा 70। ऐड कर लो, देखो तो 420 दिया जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट है बच्चों। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी। तो थर्ड का बी हो जाएगा। इसके बाद देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि यहाँ पर हमसे पॉजिटिव ऑड नंबर पूछ रहा है। ठीक है ना, ऑड इंटीजर बोल रहा है धनात्मक विषम पूर्णांक निम्न में कौन सा नहीं हो सकता है। ठीक है ना, तो देखो 6q + 1 q के किसी भी मान के लिए देखो ये तो ऑड ही होगा। ठीक है ना, दूसरा ऑप्शन देखो 6q + 2। देखो यहाँ पर आप q का कोई भी मान इंटीजर में कोई भी वैल्यू लो, बट अगर आप 2 ऐड करोगे तो देखो ये इवन बन जाएगा, ये ऑड नहीं हो सकता। जैसे हमने 1 लिया तो 6 1 जा 6 और 2 मिलके 8, 2 लो तो 6 2 जा 12 और 2 14, 3 लो 6 3 जा 18 और 2 20। देखो ये इवन आ रहा है। तो यही आंसर यहाँ पर होना चाहिए कि धनात्मक विषम पूर्णांक निम्न में किस रूप का नहीं हो सकता। तो 6q + 2 के फॉर्म में ये नहीं हो सकता है। तो बी करेक्ट ऑप्शन होगा। सी ऑप्शन भी चेक कर लो, 6q + 3। देखो ये भी तो आपको ऑड ही आएगा। ठीक है ना, और 6q + 5 अगला दिया है, ये भी ऑड आएगा। तो ये सारा ऑड है, लेकिन ये ऑड नहीं हो सकता है। ठीक है ना, ये इवन होगा। ये कौन सा इंटीजर्स होंगे, इवन होंगे, क्योंकि किसी भी वैल्यू के लिए
इसके बाद देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। चलो मेरे साथ प्रैक्टिस करते जाओ सारे सवालों को। ठीक है, आप मॉडल सेट पेपर 3 खोल के रखिएगा, जैक बोर्ड वाला। ठीक है, ताकि आपका जो क्या मैं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन जो भी आप बना रहे हो उसमें एक क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन और मेरे सॉल्यूशन के बीच एक बॉन्डिंग बना रहेगा। नहीं बात समझ में आ रहा है? तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है। 5 में कह रहा है बच्चों x² माइनस 5x प्लस 6 के शून्य हमसे पूछ रहा है। शून्य बच्चों जीरोस को बोलते हैं। ठीक है ना, सॉल्यूशन पूछ रहा है, इज इक्वल टू आप 0 करो और देखो इसको सिंपली फैक्टराइज करो। x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 बराबर 0। तो x कॉमन ले लो तो x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन ले लो तो x माइनस 3 बराबर 0। तो देखो x माइनस 3 दोनों में कॉमन फैक्टर है तो x माइनस 2 बराबर 0। तो x का एक मान 3 हो जाएगा और x का एक मान 2। तो देखो आंसर में 3, 2 दिया होगा। ये इसके दो जीरोस हैं, 3, 2। कौन सा ऑप्शन है? 2, 3। सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है ना, 2, 3 बोलो या 3। चलो इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो 6 में क्या कह रहा है, यदि बहुपद x² प्लस ax माइनस b, ठीक है ना, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है। कह रहा है इसके शून्य बराबर है, बोले तो जीरोस बराबर है किंतु विपरीत है। किंतु विपरीत कहने का मतलब यदि अल्फा और बीटा है तो इसके जीरोस, तो अल्फा बराबर बीटा भी क्या होगा? अल्फा होगा। लेकिन इसमें क्या कहानी कह रहा है कि एक प्लस होगा तो दूसरा क्या होगा? माइनस होगा। समझ में आना है? जैसे कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो दो जीरोस होंगे अल्फा बीटा, वो दोनों आपस में इक्वल होंगे लेकिन साइन में विपरीत होंगे। कहने का मतलब एक प्लस अल्फा होगा तो दूसरा क्या होगा? माइनस अल्फा। अब देखो हमसे इसमें a का मान पूछ रहा है, इसका मान पूछ रहा है a। तो आपको पता है बच्चों अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाय a होता है। तो माइनस b का जगह पे क्या हो जाएगा? a। ठीक है ना, b बाय a, a की जगह पे x² कोएफिशिएंट 1। तो अल्फा की जगह तो आप अल्फा रखोगे और बीटा की जगह माइनस अल्फा रखोगे बराबर माइनस a अपॉन 1। तो अल्फा में अल्फा जोड़ोगे माइनस अल्फा, ये माइनस है ये तो गया, 0 बराबर माइनस a। इसका मतलब a का मान कितना आ गया? 0। देखो a का वैल्यू 0 दिया है तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों? डी। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है कि किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px के लिए एक आकृति दिया हुआ है कुछ इस प्रकार से है बच्चों, ऐसा आकृति है। ठीक है, और px के लिए ही दिया है, py के लिए तो दिया नहीं है, px के लिए दिया है। तो हमसे पूछ रहा है कि इसमें जो जीरोस का नंबर्स होंगे वो कितने होंगे। तो बच्चों px के लिए ग्राफ दिया है तो x एक्सिस को देखो, ये मान लेना x एक्सिस और ये मान लेना y डैश एक्सिस। तो x एक्सिस को देखो 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, नंबर ऑफ जीरोस जो हो जाएंगे, ठीक है, वो कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। 2 पॉइंट पे कट कर रहा है ना, तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सी। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कि दो इक्वेशन है a1x, ध्यान दो, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और सेकेंड इक्वेशन दिया है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। बच्चों हमसे पूछ रहा है कि इफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 अगर होता है, ठीक है, तो बताओ समीकरण के युग्म कैसे होते हैं। ठीक है, फिर हम लिनियर इक्वेशंस कैसे होंगे। बच्चों आपको मैं पिछला क्लास में बताया था इसमें 3 कंडीशन, अगर ऐसा होता है ना बच्चों यूनिक सॉल्यूशन होता है। क्या होते हैं? यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, यदि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो जाए, इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो जाए, तो आंसर होता है नो सॉल्यूशन। क्या होता है? नो सॉल्यूशन। और यदि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो जाए, तो इसका मतलब होता है बच्चों इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ये 3 केस है ना, आप याद रखिएगा। ठीक है, तो देखो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बोल रहा है कि अनेक हल होगा, कोई हल नहीं होगा, 2 हल होगा और द्वितीय हल होगा। ठीक है ना, तो देखो यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब x
का मान 1 होगा, y का मान 1 होगा, तो ऑप्शन 1 ही करेक्ट होगा। ठीक है ना, x का 2 तो मान होगा नहीं, y का 2 मान होगा नहीं, ठीक है ना। तो x का एक कॉमन वैल्यू निकलेगा, y का एक कॉमन वैल्यू, तो ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा, यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल, ठीक है। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट दिया है क्वेश्चन, इसका क्या होगा आंसर, यूनिक सॉल्यूशन होगा। कौन सा सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। आराम से एक एक करके सारे सवालों को समझो, ठीक है। ये 5 सेट बना लोगे ना, तो हम लगता है कि सारा सवाल फिर अपने से बन जाएगा, ठीक है ना। जो भी जहां से भी सवाल दे, कि यही जैक बोर्ड में स्टैंडर्ड देता है, इसी तरह का क्वेश्चन का स्टैंडर्ड रहता है। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि इक्वेशन दिया है 2x, अच्छा 9 तो हो गया ना, 9 हुआ कि 8 हुआ था, अभी हम लोगों ने 8 देखा था ना। चलो 9 का कंडीशन देख लेते हैं, 2x + 3y इक्वल टू 5 दिया है बच्चों, और दूसरा दिया है 4x + 6y इज इक्वल टू 15 दे दिया है, ठीक है। बोल रहा है इसके कितने हल होंगे, सॉल्यूशन हमसे पूछ रहा है। तो a1/a2 निकालो, तो 2/4, 1/2 होगा, b1/b2 निकालो, तो 3/6, देखो 1/2 होगा, c1/c2 निकालो, तो इधर लाओगे तो -5, इधर लाओगे तो -15, कट गया तो 1/3 हो गया। तो अभी देखो जस्ट कंडीशन देखे थे ना कि a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, इसका मतलब आंसर क्या होगा, नो सॉल्यूशन, क्योंकि दोनों लाइंस जो होंगे वो पैरेलल होंगे और कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो देखो 9 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कोई हल नहीं होगा, ऑप्शन सी दिया हुआ है, क्या दिया है, सी। इसके बाद देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है कि रैखिक समीकरण के युग्म असंगत है, उनके द्वारा निरूपित रेखाएं क्या होती है। देखो बच्चों, यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि यदि रैखिक समीकरण के युग्म असंगत है, दो कंडीशन होता है, कंसिस्टेंट होता है, दूसरा इनकंसिस्टेंट होता है। तो यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के केस में जो होते हैं वो लाइंस कंसिस्टेंट होंगे, वहां पे प्रॉपर्टी जाएगा, और यदि दो लाइंस आपस में पैरेलल होते हैं तो वो इनकंसिस्टेंट होते हैं, असंगत होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, तो समानांतर वाला होगा, पैरेलल लाइन वाला, क्योंकि जो दो अगर लाइन पैरेलल्स होते हैं तो वो इनकंसिस्टेंट होते हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 10 का ऑप्शन ए सही होगा। इसके बाद देखो 11 में कह रहा है सॉल्यूशन आपसे निकालो, ये बोल रहा है, 10 का तो मैंने बता दिया ए होगा। चलो 11 देखते हैं। 11 में बोल रहा है कि समीकरण 5x - 3y बराबर देखो 8 दिया है, और दूसरा इक्वेशन है 3x + 2y, 3x + 2y बराबर 1 दिया है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो और सॉल्व कर दो, ठीक है। तो देखो इक्वेशन फर्स्ट को हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, और सेकंड को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, दोनों को ऐड कर देते हैं। 2 × 5 = 10x, 2 × 3 = 6y, और 2 × 8 = 16, 3 × 3 = 9x, 3 × 2 = 6y, 3 × 1 = ये देखो ये कैंसिल हो गया, ये 19x बराबर 19 इंप्लाइज x का मान कितना निकल गया, 1। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से आप y निकाल सकते हो, तो देखो 5 × 1 - 3y बराबर कितना, 8, तो -3y बराबर 8 - 5, तो -3y बराबर 3, तो y का मान -1। तो देखो दो चीज निकला ना, x का मान 1 निकल गया, y का मान -1। देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है 11 का, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू -1, ऑप्शन ए करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन सही है, ए। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है कि रैखिक समीकरण की युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है। देखो बच्चों, कोई हल नहीं होता है, तो मैंने भी बताया ना कि पैरेलल लाइंस होते हैं, पैरेलल लाइंस का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, और वो कैसे होंगे, संगत होंगे कि असंगत होंगे। तो बच्चों इनकंसिस्टेंट होंगे, तो असंगत करेक्ट ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। संपाती लाइन एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, उसको लोग संपाती बोलते हैं, ठीक है। इनमें कोई नहीं का मतलब नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन 12 का बी करेक्ट होगा। 13 में देखो कह रहा है, फिर से सॉल्यूशन पूछ रहा है 13 में, x + y बराबर 7 दिया है, 7 है ना, हाँ 7 है बिल्कुल, और x - y बराबर 1 दिया है। दोनों को ऐड कर दो तो x y निकल जाएगा ना, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड, दोनों को ऐड कर देना। देखो इससे ये कैंसिल, तो
2x बराबर 8 तो x बराबर कितना 4। ठीक, अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से आप क्या निकाल लो y, तो 4 प्लस y बराबर 7, तो y बराबर हो जाएगा 7 माइनस 4 बराबर 3। तो ऑप्शन देखो x का मान 4 y का मान 3, कौन सा ऑप्शन है? x बराबर 4 y बराबर 3, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है। अच्छा, ये हम लोग का 13 ही था ना, 12 तो मैंने वर्बली बता दिया, ये 13 है। अब हम लोग आते हैं 14 पे। ठीक है, 12 मैंने आपको वर्बली बताया कि रैखिक समीकरण के जैसा कोई हल नहीं होता है, वो क्या कहलाते हैं, असंगत होते हैं। ठीक है ना, इनकंसिस्टेंट होते हैं। चलो 14 में कह रहा है कि कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो सबको एक एक करके चेक कर लो। पहला है जो x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 into x minus 3, 2 into x minus 3। ठीक है, हमसे बोल रहा है कि कौन इसमें द्विघात समीकरण है। ओ, कौन से द्विघात समीकरण है, कहने का मतलब कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यही तो देखने से लग रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। देखो x² + 2x + 1 बराबर देखो 2x - 6, तो इससे 2x से 2x गया तो x² + 1 + 6 बराबर 0, तो x² + 7 बराबर 0। ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है। बाकी भी चेक कर लो, जैसे सेकंड वाला क्या बोल रहा है कि है कि नहीं, तो सेकंड है x प्लस, यहीं पर देखो बी ऑप्शन में दे रहा है x + 2 का होल स्क्वायर बराबर दिया है बच्चों 2x * x² - 1। तो ये तो यहीं पर नहीं होगा, देखो ये x को x² से मल्टीप्लाई करोगे तो x³ होगा और x³ जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बन जाएगा, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगा। जीरो से क्विट करते हैं तो ये ऑप्शन भी करेक्ट गलत हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनाएगा। तीसरा देखो x² + 3x + 1 इज इक्वल टू x - 2 का होल स्क्वायर, तो ये भी नहीं होगा। देखो यहाँ पे आप a - b का होल स्क्वायर तोड़ोगे तो x² क्या होगा, कैंसिल होगा। तो ये दोनों ऑप्शन नहीं, डी बोल रहा है कोई नहीं, दोनों होगा ही नहीं, तो ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा। तो 14 का ए सही होगा। इसके बाद देखो बच्चों 15 में बोल रहा है कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3x² + kx - 4 का एक मूल 4 दिया है, तो बोल रहा है कि k का मान निकालो। चलो आसान सवाल उठाते हैं, इसको इरेज कर दो ना। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है 3x² + kx - 4 बराबर 0 का एक मूल अल्फा बोल रहा है 4 है। ठीक है ना, तो हमसे k का मान पूछ रहा है, एक रूट जीरोस दिया है और k का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पे आप कंडीशन लगा लो, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, -by होता है ना, तो -k/a, तो k/3 हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा इक्वेशन होता है अल्फा × बीटा c/a, तो -4 कितना 3। तो एक देखो अल्फा दिया है, तो आप यहां से क्या करो, बीटा निकाल लो। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2 से आप क्या करो, बीटा निकालो। तो बीटा बराबर देखो -4/3 × अल्फा हो जाएगा, तो -4/3, अल्फा का मान देखो 4 से 4 गया तो -1/3, तो बीटा निकल गया। अब फ्रॉम फर्स्ट से अल्फा बीटा का मान रख के निकाल लो, तो अल्फा का मान -1/3, बीटा का मान, अच्छा अल्फा कितना दिया है, अल्फा का मान 4 दिया, बीटा का मान -1/3 बराबर -k/3। ठीक है, तो एलसीएम देखो 3 हो जाएगा, तो 4 3 × 12 -1 बराबर -k/3, तो 3 से 3 गया, ये 11 बराबर -k, तो k बराबर हो गया बच्चों -11। देखो k का वैल्यू दिया है -11, कहीं पे दिख रहा है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा। ओके, इसके बाद देखो 16 नंबर कह रहा है वह द्विघात समीकरण निकालो जिसके मूल दिए हुए हैं। कहने का मतलब अल्फा बीटा दिया है, अल्फा 2 दिया है, बीटा -2 दिया है। ठीक है ना, अल्फा 2 दिया है, बीटा -2, हमसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछ रहा है। मुझे इक्वेशन क्या होगा, तो x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा × बीटा बराबर 0 होगा।
ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये फॉर्मूला। तो आप डाल दो x स्क्वायर 2 प्लस माइनस 2 इंटू एक्स 2 इंटू माइनस 2 बराबर 0। आप इसको देखो, ये 2 से माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर तो 0 हो जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0 आंसर आएगा। देखो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन है, बी। ओके, फिर देखो 17 में कह रहा है कि देखा समीकरण 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, इसके जो मूलों की प्रकृति क्या होगी, हमसे नेचर ऑफ रूट पूछ रहा है, इसके लिए हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट होता है बच्चों b स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू 1। देखो 16 माइनस 16, तो ये कितना हो गया 0। तो यहाँ पे जो नेचर ऑफ रूट्स होंगे रियल होंगे और इक्वल होंगे। ठीक है ना, तो वास्तविक और बराबर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ओके ना, जब d जो होता है ग्रेटर देन 0 होता है तो रियल एंड अनइक्वल होते हैं जीरोस, d इक्वल टू 0 तो रियल एंड इक्वल जीरोस होंगे, और d लेस देन 0 तो क्या हो जाएगा, इमेजिनरी रूट्स होगा। ओके, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा 17 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद देखते हैं हम लोग 18, हम लोग से डिस्क्रिमिनेंट पूछ रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो चलो यही तो बना देते हैं। 18 में देखो बच्चों कह रहा है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर, देखो 0 दिया है, तो डिस्क्रिमिनेंट होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की जगह माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, तो माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 16, 4 दूना 8 3 24। देखो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट माइनस 8 दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों, डी में ऑप्शन दिया है माइनस 8। ओके, चलो इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। इसको मैं रेज कर रहा हूं। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि समीकरण ax स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0 दिया है। ठीक है, बोल रहा है कि जीरोस इक्वल है, तो a का मान निकालना है। हमसे क्या बोल रहा है, a बराबर 1। तो फॉर इक्वल रूट्स जो होगा बच्चों, डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग 0 से इक्वेट करेंगे। ओके, तो b स्क्वायर माइनस 4ac को 0 से इक्वेट कर देना, तो माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a के जगह पे देखो a ही है, c के जगह पे 1 बराबर 0। तो 16 माइनस 4a बराबर 0, तो 16 बराबर आप 4a लिखोगे, तो a बराबर 16/4 बराबर 4। तो देखो a का आंसर जो है, a का वैल्यू 4। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, देखो क्वेश्चन नंबर 19 में a का वैल्यू 4 दिया है, डी ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन, डी। ओके, अब आते हैं हम लोग 20 पे। बोल रहा है समीकरण के मूल ज्ञात करो, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। इसके हमें जीरोस निकालना है, तो आप मिनिटम फैक्टराइजेशन कर सकते हो। तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 बराबर 0, तो x कॉमन ले लो, तो x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन ले लो, तो x माइनस 2 बराबर 0, तो x माइनस 2 कॉमन ले लो, तो x माइनस 1 बराबर 0। तो देखो x का मान 2 निकलेगा और x का मान 1 निकलेगा, तो x बराबर 2, 1। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो 1, 2 या 2, 1 दोनों करेक्ट होगा, तो डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है ना, 2 या 1 लिखो या 1 या 2 लिखो, बात बराबर। इसके बाद देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 में हम लोग से बोल रहा है कि AP दिया हुआ है 3/2, 1/2, इसके अलावा -1/2, -3/2 एंड सो ऑन। ये हमें दिया हुआ है AP में। बोल रहा है इसके फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालो। तो जो फर्स्ट टर्म तो 3/2 होगा, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो 1/2 में 3/2 घटा दो, तो एलसीएम 2, तो 1 - 3, तो -2/2, देखो -1। तो a बराबर 3/2 और d हो गया -1। देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो 21 का 3/2 और -1 दिख रहा है, ऑप्शन सी करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन, सी। इसके बाद देखो 22 में कह रहा है कि 10, 7, 4 एंड सो ऑन का आपको 30 टर्म निकालना है। तो t 30 बराबर हो जाएगा बच्चों a प्लस 30 - 1 इंटू डी।
तो ए की जगह पे 10, ये 29 और डी की जगह पे 7 माइनस 10 माइनस 3, तो ये 10 माइनस, देखो ये प्लस माइनस माइनस जाएगा, 9 3 जा 27, 3 2 जा 6 2 8, तो माइनस 77 ऑप्शन होगा। तो 22 का देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी करेक्ट है। ओके, चलो नोट करेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। इरेज कर रहा हूं मैं, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, थोड़ा मेहनत करोगे अच्छा मार्क्स आएगा। बहुत जल्द मेरे चैनल पे आपको साइंस का भी सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है, विद एक्सप्लेनेशन, क्योंकि साइंस में देखोगे तो सारे क्वेश्चंस उसमें भी हिंदी मीडियम में ही लिखे गए हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि उनको भी इंग्लिश में एक्सप्लेन करूं। ओके, चलो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23 में बोल रहा है 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन का कौन सा पद 27 है। इसका मतलब tn बराबर हमसे दिया है 27, तो n पूछ रहा है, n बराबर 1, तो क्या करो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 27 कर दो, ठीक है ना। कौन सा पद 27, तो मान लिया कि n पद क्या है 27 है, तो a की जगह पे 5, n निकाल लो, d की जगह पे 7 माइनस 5 2 हो जाएगा बराबर 27, तो n माइनस 1 इंटू 2 बराबर 27 माइनस 5, तो n माइनस 1 इंटू 2 बराबर 22, तो n माइनस 1 बराबर 11, तो n का मान 12। देखो 11 होगा ना, 22 में 2 से डिवाइड हो गया, और 1 इधर आ गया तो 12, तो n का मान 12 देखो कौन सा है, तो 12वां पद होगा, तो a ऑप्शन करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, a। इसके बाद देखो 24 बच्चों, कह रहा है एपी के प्रथम 22 पदों का योग निकालने हमसे बोल रहा है। तो एपी दिया है 8, 3, -2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो a का वैल्यू देखो 8 दिया है, d का मान कितना हो जाएगा 3 - 8, तो -5, देखो -2 में 3 भी घटाओगे तो -5 आएगा। हमसे पूछा है कि S22 क्या होगा, तो Sn का फॉर्मूला लगा देना बच्चों, तो n/2, तो 22/2 2a, तो 2 * 8, n-1, तो 22 - 1 इंटू d की वैल्यू -5। सॉल्व कर दो इसको, इसमें से काट दो तो 11 हो गया, 8 2 जा 16, ये 21 इंटू -5, तो ये 11 इंटू ये हो गया बच्चों 16, और ये माइनस प्लस माइनस 21 5 जा 5 * 5 5 2 जा 10। देखो यहाँ पे क्या आएगा 11 इंटू 16 में आपको घटाना है कितना 105, ठीक है ना। इसका मतलब छोटी संख्या से आपको बड़ी संख्या घटाना है, तो देखो 105 में से 16 घटा दो तो 15 में से 6 जाएगा, 9 × 15, 9 में से 1 जाएगा 8, 89 बचेगा, कितना 89, तो ये माइनस में आएगा 89। ओके, तो 89 को 11 से मल्टीप्लाई करो, 9 8 9 8 9 8 17 8 1 9 979, नेगेटिव में आ रहा है 979, ऑप्शन डी करेक्ट होगा बच्चों। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी। समझ में आ रहा है ना। चलो, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कितना था, ये आपका 24 है ना, 24 का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। 25 में बोल रहा है कि समान भुजा वाले सभी बहुभुज समरूप होते हैं, तो उनकी संगत भुजाएं क्या होंगी। देखो बच्चों, समान भुजा कहने का मतलब इक्वल साइड्स वाले जितने भी पॉलीगन होते हैं वो बोल रहा है कि वो सिमिलर होते हैं। तो स्वाभाविक है जब दो फिगर सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होता है, ना कि करस्पॉन्डिंग साइड बराबर होंगे। क्या बोलोगे, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा कि उनकी भुजाएं समानुपाती होती है, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्या होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा 25 का, ठीक है। उनकी जो भी करस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं वो इक्वल रेशियो में बटे होते हैं, इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। चलो 26 में देखो, एक पिक्चर दिया हुआ है, फिर से आपका ये थेल्स पे है, हाँ थेल्स पे ही दिख रहा है। चलो देख लेते हैं क्या जा रहा है। एक ट्रायंगल एबीसी है और डीई बीसी के पैरेलल दिया हुआ है, ठीक है ना। डीई बीसी के पैरेलल नहीं दिया है, तो इसका मतलब हम लोग को लेंथ सारा दिया हुआ है ना। एडी दिया है 1 सेंटीमीटर, डीबी दिया है 1.5 सेंटीमीटर, और ए दिया है 2 सेंटीमीटर, और ईसी दिया है 4 सेंटीमीटर। ओके,
हमसे पूछ रहा है डीई और बीसी का क्या रिलेशन होगा, क्या डीई बीसी के बराबर होगा, या डीई बीसी के पैरेलल होगा, या डीई बीसी पर परपेंडिकुलर होगा, या इनमें कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं होगा। तो देखो फर्स्ट स्टेप में मैं आपको बता दूं कि आप क्या चेक कर एक बार उसका कन्वर्स, क्योंकि कन्वर्स में क्या होता है, किसी ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो बाकी जो साइड्स हैं वो इक्वल रेशियो में उस पॉइंट पे बैठे होते हैं। तो पहले चेक कर लो। तो देखो एडी अपॉन हम लोग निकाल रहे हैं डीबी, ये 1 अपॉन 1.5 दशमलव डालते तो 0, तो 5 2 जा 5 3 है, तो 2 अपॉन 3 है। फिर ए अपॉन क्या निकालो, ईसी निकालो, ये देखो 2 अपॉन 4 है, ये देखो 1 अपॉन 2 आ रहा है। ओके, देखो एक था एडी मिला लो और एक डीबी 1.5, ए दिया था 2 और ईसी दिया था 4। तो देखो डीई बीसी के तो पैरेलल होगा नहीं, ये तो पक्का है, क्योंकि देखो 2/3 इज नॉट इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट आपका जो दिया है पैरेलल वाला नहीं होगा। बच्चों इक्वल भी नहीं होगा डीई बीसी के बराबर, यहाँ पे कोई प्रॉपर्टीज काम नहीं कर रहा है ट्रायंगल का। डीई बीसी पर परपेंडिकुलर भी नहीं होगा, ठीक है ना, यहाँ पे भी इस ट्रायंगल में कोई प्रॉपर्टीज ऐसा नहीं है। इसका मतलब फाइनली ऑप्शन डी करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, डी। इसमें बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए दे दिया था, ज्यादातर बच्चे इसमें क्या करेंगे, डी बीसी के पैरेलल ड्रॉ कर देंगे, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका कन्वर्स लगा ही नहीं थे थ्योरम का, या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का कन्वर्स लगा ही नहीं। तो ऑप्शन करेक्ट कौन होगा, डी, याद रखेंगे, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन में 27 में कह रहा है कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं डैश होती है। बच्चों जब दो ट्रायंगल ना सिमिलर होते हैं ना, दोनों की जो करस्पॉन्डिंग साइड होते हैं वो इक्वल रेशियो में बैठे होते हैं, इसका मतलब यहाँ पर समानुपाती होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 27 का ऑप्शन क्या होगा, बी। चलो 28 नंबर 28 में कह रहा है कि एबीसी और पीक्यूआर दो ट्रायंगल दिए हैं और हमसे पूछ रहा है इसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो चलो चेक करते हैं ट्रायंगल एबीसी और पीक्यूआर में। इसको मैं इरेज कर रहा हूं। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 28, दो ट्रायंगल बना लेते हैं। सबसे पहले एक दिया है एबीसी और दूसरा दिया है पीक्यूआर। ओके, छोटा ट्रायंगल है, बड़ा ट्रायंगल है। ये देखो एबीसी है और ये देखो पीक्यूआर। ओके, फिर देखो एबी में दिया है ये 3.8, अगला दिया है 3√3, एंगल दिया है इधर ये 6 दिया है, ये 60 डिग्री दिया है और ये दिया है बच्चों 80 डिग्री। ये ट्रायंगल एबीसी की कहानी है, ठीक है। और पीक्यूआर का कहानी क्या है, ये दिया है 6√3, इधर दिया है 7.6, नीचे दिया है 12 और कुछ भी नहीं दिया। इधर एंगल का कुछ कहानी दिया ही नहीं। इसका मतलब फाइनली हमें साइड में ही ढूंढना पड़ेगा कि क्या कुछ कंसेप्ट मिल रहा है। तो देखो बच्चों, अगर हम ए बी इधर से ले और इधर से पी आर ले, तो देखो क्या मिलेगा हमें, इधर से ए बी, इधर से ए बी, इधर से हमें पी आर लिया, तो 3.8 अपॉन 7.6, तो इसको काटोगे तो 1/2 होगा। अब इधर से ए बी से इधर बी सी बढ़ो, इधर पी आर से इधर आर क्यू बढ़ो, देखो ये 6/12, ये भी देखो 1/2 है। अब इधर से ए बी बी सी के बाद सी ए बढ़ो और इधर बी आर आर क्यू के बाद क्यू पी बढ़ो, तो सी ए देखो कितना दिया है 3√3 और ये देखो 6√3, इससे ये गया 1/2। तो हमने इधर से कहां बढ़ा, देखो इधर से बढ़े ट्रायंगल एबीसी में बढ़े, एबीसी, और इधर से बढ़े पी आर क्यू में, ट्रायंगल पी आर क्यू। तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में बच्चों सिमिलर होंगे क्योंकि इनके सभी करस्पॉन्डिंग साइड आपस में क्या है, इक्वल रेशियो में बैठे हैं। तो ट्रायंगल एबीसी सिमिलर होगा ट्रायंगल पी आर क्यू। तो देखो इसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, दिख रहा है कहीं पे एबीसी क्यू पी आर तो होगा नहीं, आर ओ पी होगा नहीं, एबीसी क्यू आर पी, क्यू आर पी। अब तो हमें ढूंढना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पे देखो
हमने एबीसी लिया था और इधर क्या लिया था, पीआर क्यू लिए। पीआर क्यू कहीं दिख रहा है, क्यूपीआर दिख रहा है, पीक्यूआर दिख रहा है, पीक्यूआर। और सभी तो ट्रायंगल एबीसी है, तो पूरा ढूंढना टेंशन है। देखो एक एबीसी है, इधर से लिया हमने क्यूपीआर, क्यूपीआर। तो देखो इधर क्यूपी और इधर एबी, ये तो मिलेगा नहीं, तो ये तो होगा नहीं पहला। दूसरा आरक्यूपी, आरक्यूपी। तो देखो आरक्यू यहाँ 12 है और यहाँ पे एबी देखो 3.8 है, ये भी मुश्किल है, तो आरक्यूपी भी नहीं होगा। एबीसी क्यूआरपी, एबीसी ले लो और क्यूआरपी। तो एबी देखो 3.8 है और क्यूआर इधर देखो 12 है, ये भी मुश्किल है, क्यूआरपी भी। फिर एबीसी पीक्यूआर, एबीसी पीक्यूआर। इसमें तो कोई भी आंसर स्टेटमेंट करेक्ट दिख ही नहीं रहा, क्योंकि सही स्टेटमेंट बच्चों ये है एबीसी पीआरक्यू के क्या होगा, सिमिलर होगा। देखो हमने यहाँ पे मिला है एबी, इधर हमने क्या लिया, पीआर, ठीक है ना। अच्छा मैंने ही ट्रायंगल का नाम चेंज कर दिया था, इसीलिए आंसर्स नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखो एबीसी और पिक्चर में जो दिया है ना उसमें दिया है पीक्यूआर, ऐसे दिया हुआ है, ओहो, इसलिए हम लोग को नेमिंग नहीं मिल रहा है। ये पी, ये क्यू, ये आर, ठीक है। मैंने पिक्चर में ध्यान नहीं दिया इसका नाम, ठीक है। हाँ अब चलो अब मिलाते हैं, अब तो आपको मिलना चाहिए, इसीलिए कोई ऑप्शन कैरी नहीं कर रहा था। फिर से मिलाते हैं ना इसको, चलो गुड। देखो फिर से ऑप्शन चेक कर लो, यहाँ पे इसका हमने ए बी लिया, इधर से हमने देखो आर क्यू ले लिया, ठीक है ना। तो देखो ये बराबर आया 3.8 अपॉन 7.6 1/2। अब इधर से हमने बीसी लिया, इधर से हमने लिया क्यूपी ले लिया, ठीक है ना। तो 6/12, ये भी देखो 1/2। इधर से हमने सीए लिया, तो इधर से हमने आरक्यूपी पीआर ले लिया, तो ये हो गया 3√3, ये 6√3। अब मिला लो, देखो तो अब आया, इधर से ट्रायंगल एबीसी हुआ और इधर से आरक्यूपी हो गया, आरक्यूपी। देखो तो ये कोई ऑप्शन है आरक्यूपी, हाँ ऑप्शन बी दिख रहा है। मैंने पहले पिक्चर में ही नोमेनक्लेचर इसका गलत किया था, इसलिए आंसर नहीं आ रहा। चलो आप सीखे कम से कम, यहाँ पर जो सीक्वेंस मैटर करता है, सीक्वेंस चेंज हुआ तो गया कॉन्सेप्ट, ओके। चलो तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 29। 29 में देखो बच्चों कह रहा है कि ट्रायंगल एबीसी और डीईएफ, ध्यान देना ये ट्रायंगल एबीसी है, ये डीईएफ है। ये बोल रहा है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल डीईएफ, और हमसे बोल रहा है कि इनका क्षेत्रफल, इनका एरिया कर्व से क्या क्या दिया है, तो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, और इस ट्रायंगल की एरिया दिया है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों हमसे बोल रहा है कि EF 15.4 है, EF कितना है 15.4 सेंटीमीटर, तो हमसे BC पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, BC। बच्चों आपको पता होगा कि जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो उनकी एरिया का रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल पहले लिख देंगे, चूंकि ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल डीईएफ, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ। अब देखो इनका करस्पॉन्डिंग साइड ढूंढो, जैसे इसमें देखो EF दिया, ठीक है, तो यहाँ पे BC स्क्वायर होगा। देखो ना यहाँ से EF मिल रहा है, तो यहाँ से क्या मिलेगा, BC मिलेगा ही मिलेगा। तो ये देखो 64, ये देखो 121, EF स्क्वायर तो 15.4 का स्क्वायर हो जाएगा, और हमसे BC स्क्वायर पूछा है, ओके, आई मीन BC पूछ रहा है ना। तो कैसे निकालोगे, तो आराम से निकल सकता है, BC स्क्वायर बराबर 121 इंटू 15.4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 64। तो BC बराबर इसका स्क्वायर रूट देखो 121 का स्क्वायर रूट 11, ये 15.4 ही रहेगा और ये 8 हो जाएगा, 8 8 जा 64। अब इसको देखो कैलकुलेट कर दो, देखो कितना आता है, तो सम लो डालो तो 80 आ जाएगा, नहीं 5 4 9 1 10, 8 से कटेगा, हाँ देखो कटेगा तो 11 इंटू 154 अपॉन कितना 80,
सही निकाले ना, चेक कर लो। यहाँ पे देखो सीक्वेंस चेक कर लो। अच्छा सीक्वेंस मैंने गलत लिखा है, गड़बड़ हो जाएगा। देखो 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 सीक्वेंस गड़बड़ है। ओहो, यहाँ मैंने एबीसी लिया ऊपर और डीएफ नीचे लिखा है, तो ऊपर हो जाएगा बच्चों बीसी स्क्वायर और नीचे हो जाएगा ईएफ स्क्वायर, ठीक है ना। हाँ सीक्वेंस का ध्यान देने का, इधर बीसी तो इधर ईएफ। तो ये हो गया 64, ये हो गया 121, इधर हो गया बीसी, बीसी पता नहीं, ईएफ पता है तो 15.4 का स्क्वायर। हाँ चलो अब निकालो। तो बीसी स्क्वायर बराबर 64 इंटू 15.4 का स्क्वायर और अपॉन हो जाएगा 121। तो बीसी बराबर देखो 64 का स्क्वायर रूट 8 और ये 15.4 का 15.4 का स्क्वायर का 15.4 और ये 11 हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट। ओके, तो यहाँ पे देखो कि दशमलव बराबर तो 0, 11 1 जा 0 जा, 11 1 जा 11 4 जा, ठीक है। तो 832 के 2 8 3 11 बटा 10 11.2 सेंटीमीटर। देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए। ये कौन सा क्वेश्चन है? आपका 29 नंबर है। ओके बच्चों 29 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। बहुत ही आसान वे में बता रहा हूं, हर एक क्वेश्चन को समझ के बनाना। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 29 के बाद 30 देखो। 30 में क्या बोल रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 20 सेंटीमीटर की शीर्ष लंब की लंबाई। बच्चों एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल किसको कहोगे? जिसके सभी साइड्स इक्वल होते हैं और उनका एक साइड 20 सेंटीमीटर दिया है। कहने का मतलब सभी साइड 20 सेंटीमीटर है। तो हमसे बोल रहा है इसका जो ये परपेंडिकुलर लेंथ है वो ड्रॉ कर, वो निकाल के बताओ। तो देखो बच्चों ये परपेंडिकुलर जो लेंथ है इसका मीडियन भी होगा क्योंकि इसको दो बराबर भागों में बांटेगा, क्योंकि ट्रायंगल कैसे है? इक्विलेटरल। तो ये AM मान लो। तो AM अगर हम निकालेंगे इन ट्रायंगल ABM में, तो देखो AM बराबर AB स्क्वायर माइनस BM स्क्वायर निकाल सकते हो, या फिर ACM में लोगे तो AM बराबर AC स्क्वायर माइनस MC स्क्वायर निकाल सकते हो। तो AB हो गया 20 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर 400, 10 का स्क्वायर 100, तो 300। तो 300 10√3 हो जाएगा। ओके देखो 10√3 कोई ऑप्शन दिया है? सेंटीमीटर बिल्कुल दिया है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसके बाद देखो 31 नंबर, ठीक है। 31 में बोल रहा है कि ट्रायंगल ABC में, ध्यान दो एक ट्रायंगल ABC है। पिक्चर देखते हैं सही बनाया कि नहीं मैंने। AB 12 सेंटीमीटर, ये बोल रहा है 12 सेंटीमीटर। AC 13 सेंटीमीटर, AC 13 सेंटीमीटर। BC 5 सेंटीमीटर। बिल्कुल बड़ा खराब पिक्चर होगा दोस्तों ये, क्योंकि BC ये होना चाहिए 5 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर। चलो इतना चलेगा। अब हमसे बोल रहा है क्या पता है एंगल B क्या होगा? तो ये ABC हमने लिया ना, AB BC और AC। अब हमसे एंगल B पूछ रहा है ये एंगल क्या होगा? बच्चों ये एक राइट एंगल ट्रायंगल वाला कहानी चेक कर लो। देखो 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 25। आप देख रहे हो कि ये दोनों को अगर जोड़ेंगे 12 और 5 को जोड़ेंगे तो वो 13 का स्क्वायर के बराबर होगा। 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर 30। देखो 169 हो जाएगा ना, दोनों को ऐड करोगे तो। इसका मतलब इसके सामने वाला एंगल B जो होगा वो 90 डिग्री होगा। इसका मतलब एक्चुअल जो फिगर बनेगा वो ऐसा बनेगा ABC और ये एंगल बनेगा 90। तो देखो 31 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो 31 का ए ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद देखिए 32 नंबर। 32 में बोल रहा है बच्चों वृत्त के दो बिंदु को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? बच्चों कह रहा है कि कोई सर्किल है उसको 2 पॉइंट पे देखो होल्स करते हुए निकल रही है, तो इस लाइन को ना सेकेंड बोलते हैं। हिंदी में इसको कहा जाता है छेदक रेखा, ठीक है ना। स्पर्श रेखा किसी एक पॉइंट को ही टच करेगी, ठीक है ना, या इंटरसेक्ट करेगी, लेकिन ये जो होता है सेकेंड वो 2 पॉइंट पे टच करती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बी। चलो इसके बाद हम लोग 33 नंबर देखते हैं। इसको रेस कर दूं मैं। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के दो समानांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी। बच्चों एक
सर्कल बना लेते हैं, ठीक है, और इसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है, 2 टेंजेंट है और दोनों जो एक दूसरे के पैरेलल है। ये दोनों के बीच की डिस्टेंस हमसे पूछ रहा है, ये डिस्टेंस। तो बच्चों ये मान लो पॉइंट ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो ओ। तो रेडियस दिया है कितना, रेडियस दिया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर ये 10 सेंटीमीटर, तो ये भी क्या होगा बच्चों 10 सेंटीमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। देखो ऑप्शन कौन करेक्ट होगा, 33 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा, बी में दिया है 20 सेंटीमीटर। अब देखो 34 में कह रहे हैं बच्चों कि यदि एक बिंदु P से केंद्र O, जैसे कि एक सर्किल बना लो, इसका सेंटर वो दिया है, एक पॉइंट P ले लेते हैं, ठीक है। केंद्र O किसी बेस पर PA, और PA एक टेंजेंट बना दिया है और PB भी एक टेंजेंट बना दिया है, ओके। ये दोनों पॉइंट जो है ये B है और ये क्या है, ये दोनों टेंजेंट है। बोल रहा है परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, ध्यान देना। बोल रहा है एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी बिंदु पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पे झुकी है, तो POA बोल रहा है निकालो, POA ये एंगल हमसे पूछ रहा है, ओके। POA ये है ना कि P से O केंद्र वाले किसी बिंदु पर PA और PB क्या है, PA और PB क्या है, टेंजेंट है और वो 80 डिग्री के एंगल पर है। इसका मतलब ये जो है बच्चों 80 डिग्री एंगल दिया है, ठीक है। हमसे POA पूछ रहा है, POA। तो बच्चों हम ये एंगल निकाल के इसका हाफ कर देते हैं, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, ये कॉन्ग्रुएंस होंगे। देखो OP बराबर दोनों में है, AP PB के बराबर, OA OB के बराबर, तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है, तो ये एंगल अगर निकलेगा तो ये भी वही होगा। इसका मतलब ये एंगल निकाल के दोनों का हाफ कर दो। तो देखो बच्चों ये 90 होता है, ये भी 90 होता है, ओके। तो एंगल AOB जो हो जाएगा वो 360 में से माइनस कर दो, कितना 90 प्लस 90 प्लस 80, ठीक है, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल बन गया, क्वाड्रिलेटरल में सभी एंगल का सम 360 होता है। तो 360 में से 9 9 18 180 और 20 जोड़ोगे तो 260 हो जाएगा, तो यहाँ पे 100 होगा। इसलिए एंगल AOP जो निकलेगा, AOP ही पूछ रहा है ना, देख लो एंगल POA, हाँ वही हुआ POA, यहाँ से POA, ये 100 का हाफ कर दो तो ये 50 आ जाएगा, समझे ना, क्यों, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों, A ऑप्शन करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, A। इसके बाद देखो 35 नंबर क्वेश्चन। 35 कह रहा है किसी वृत्त के एक दिए गए बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो बच्चों किसी वृत्त के दिए गए एक बिंदु पर, ध्यान दो, किसी वृत्त के एक दिए गए बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, ठीक है। तो देखो यहां पर एक सर्कल है, बात समझो, एक पॉइंट है, तो एक पॉइंट से आप देखो एक टेंजेंट यहां से ड्रॉ करोगे, ये टेंजेंट अगर आप यहां पे करोगे इस पॉइंट पे, ध्यान दो, तो ये अंदर आ जाएगा, ये सेकेंड बन जाएगा, क्या बन जाएगा, सेकेंड, ठीक है ना। तो फाइनली हम एक सर्कल पर एक पॉइंट पे कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो ऑप्शंस क्या हो जाएगा, ए करेक्ट होगा। अगर यही रहता है किसी वृत्त के बाहर पॉइंट से अगर रहता कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो देखो यहाँ पे 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अब बोले किसी वृत्त पे कितने फाइनली टेंजेंट ड्रॉ होगा, तो इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ होगा, हर एक पॉइंट से कर सकते हैं। लेकिन एक पॉइंट का मतलब क्या होगा, एक ही होगा। अगर वो इस पॉइंट से कोई दूसरा लाइन ड्रॉ होना चाहेगा तो वो सेकेंड बन जाएगा, टेंजेंट नहीं बनेगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। फिर बोला 90 डिग्री के कोण और r रेडियस वाले सेक्टर का एरिया क्या होता है। बच्चों एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है, एरिया ऑफ सेक्टर, चलो इसको इरेज करता हूं। एरिया ऑफ सेक्टर पाई स्क्वायर थीटा अपॉन 360 होता है। क्या होता है, पाई स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो यहां पर थीटा दिया है 90 डिग्री, तो देखो 36 का आंसर क्या हो जाएगा, एरिया जो हो जाएगा पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360, थीटा 90, तो ये 94 जाए, तो पाई स्क्वायर अपॉन 4। देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा,
तो पाई स्क्वायर अपॉन 4 बी ऑप्शन करेक्ट है 36 का। 37 में आ जाओ, कह रहा है विड्थ की त्रिज्या का मान 7 है, ठीक है ना। कोई सर्कल है जिसका रेडियस कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। हमसे बोल रहा है सबसे बड़ी जीवा का मान क्या होगा। बच्चों सबसे बड़ा जीवा, जीवा बोलते हैं ना इसको, ठीक है। सबसे बड़ा कॉर्ड, कॉर्ड को बोलते हैं। देखो ये कॉर्ड, ये कॉर्ड, ये कॉर्ड, सबसे बड़ा कॉर्ड कौन होता है, डायमीटर। सबसे बड़ा कॉर्ड कौन होता है, डायमीटर। तो ये 7 है, ये भी 7, तो बड़ा डायमीटर कितना हो जाएगा, ये आपको 14। तो सबसे बड़ा यहाँ पे कॉर्ड जो होगा डायमीटर, और डायमीटर का 14 सेंटीमीटर होगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, डी। चलो 38 नंबर देखो, कह रहा है 14 सेंटीमीटर रेडियस वाले वेट की चाप की लंबाई ज्ञात करो जो कि 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ध्यान देना, यहाँ पे बोल रहा है ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ओके। ये रेडियस दिया है 14 सेंटीमीटर, ये भी 14 सेंटीमीटर। हमसे ये लेंथ पूछ रहा है, एल, ये एल पूछ रहा है, ओके। बच्चों इसका लेंथ का जो होता है एल बराबर, मैं यहीं पे लिख दूं, एल बराबर फॉर्मूला बनेगा 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री। कितना बनेगा, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। तो 2 into पाई का वैल्यू 22/7, आर का मतलब 14, थीटा 90 अपॉन 360। तो देखो 9 चौका 36, 7 2 जा 14, 2 2 जा 4, तो ये 22 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। एल का वैल्यू 22 कहीं दिया है, देखो तो। हाँ, ऑप्शन सी करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन, सी। अब लास्ट दो सवाल देखो, 39 नंबर बोल रहा है 10 सेंटीमीटर रेडियस वाले वेट की कोई जीवा केंद्र पर समकोण बना रही है, ठीक है ना। कोई भी मान लो कॉर्ड जो है, कॉर्ड केंद्र पर कितना बना रही है, 90 डिग्री, ठीक है। ये हो गया 90 डिग्री, ओके, ओ ए बी। और रेडियस कितनी दी हुई है, रेडियस दिया है 10 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। हमसे पूछ रहा है कि तो संगत दीर्घखंड का क्षेत्रफल निकालो। बच्चों हमसे ना यहाँ पे अब की बार ये वाला मेजर सेक्टर का एरिया पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 39 में, ठीक है। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर जो निकलेगा ये हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एक तो ये फॉर्मूला आपको याद है, दूसरा ये भी लगा सकते हो डायरेक्ट। ये वाला फॉर्मूला यहाँ से देखो, ये 90 है तो ये एंगल कितना होगा 270, तो डायरेक्ट भी लगा सकते थे। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का फॉर्मूला डायरेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीधे आप लगा दो पाई आर स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह 270 अपॉन 360। दोनों में आप आंसर सेम आना चाहिए। तो देखो पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 22/7, आर देखो कितना दिया है 10 दिया है। कितना दिया है 10। अच्छा पाई बोल रहा है 3.14 लो, ये 10 into 10 लो, ये 270 और ये कितना कर लो 360। अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करके देखो क्या आंसर आता है। देखो ये 0 से 0 गया, 3 9 जा 3 1 जा 3 2 जा, ओके। फिर देखो 2 6 जा 2 5 जा 2 3 जा 2 5 जा, फिर 3 3 जा, ये 3.14 into 25 into 3, तो 25 किया 75, 3.14 को 75 से मल्टीप्लाई करो। देखो 3.14 को 75 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 20, 5 के 5 2 7, 5 3 15, 7 4 28, ठीक है। 7 21 7 2 9, 7 3 21, 0 8 7 15, 9 5 14 15, 2 1 3 और ये 2, देखो 235, 235.5 आ रहा है, ठीक है ना। कितना आ रहा है 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो ऑप्शन ए करेक्ट है। कितना ऑप्शन ए। तो जब आपको ना इसका मेजर सेक्टर का एंगल पता हो जाए ना, तो ये फार्मूला आप ना लगाओ, डायरेक्ट फार्मूला बना दो पाई स्क्वायर थीटा अपॉन 360, उससे भी निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब देखो 40 नंबर सवाल, लास्ट सवाल है इस सेट का। इसके बाद हम लोग सेट नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 40 में बोल रहा है कि एक घोड़ा एक वर्गाकार मैदान के कोने पर बांध दिया गया है। वर्गाकार बोले बच्चों ये
वर्ग को बोलते हैं क्या चीज है, स्क्वायर। और यहाँ पर मान लो घोड़ा को बांध दिया है और उसके गले में 7 मीटर का रस्सी बांध दी है। तो बच्चों अगर हम 7 मीटर का रस्सी बांधे हैं तो वो इतना एरिया कवर करेगा। अगर इधर 7 किया तो इधर भी 7। इसका मतलब एक प्रकार का देखो ना, ये सेक्टर बनाएगा। अगर आप इसको सर्कल बना दोगे तो ये छोटा सा सेक्टर बनेगा ना, माइनर सेक्टर। ये रेडियस कितना दिया है, 7 मीटर। यहाँ पे भी तो 7 मीटर ही होगा ना। घोड़ा जो है खेत में घास चल रहा है तो इतना ही एरिया में चल सकता है। तो रिक्वायर्ड एरिया जो होगा बच्चों, ये सिंपल पाई स्क्वायर थीटा अपन 360 करेंगे तो पाई का वैल्यू 22/7 r स्क्वायर, तो 7 × 7। थीटा देखो बच्चों यहाँ पे 90 बनाएगा क्योंकि वर्गाकार मैदान है और शीर्ष यहाँ पे रखा हुआ है, कोने में घोड़े को रखा है तो ये 90 डिग्री पे बनेगा अपॉन 360। देखो 7 से 7 गया, 9 चौका 36, 11 बार में काट दो 2 बार में, 77/2। 77/2 कितना होगा, 2 × 3 = 6, 17 बचा ना, 2 × 8 = 16, तो 25 38.5 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर है ना, मीटर कर दो। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा बच्चों। तो इस तरीके से हम लोग का सारा सवाल कंप्लीट होता है सेट 3 का। ओके, थैंक यू।